हेलो बच्चों, मैथ्स माया के इस माया जाल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फिर से मैं आपको बुलाने आया हूं, फंसाने आया हूं। सेट्स का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम ऑलरेडी सेट्स के बेसिक्स सीख चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम कहानी की शुरुआत करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के साथ। आइए एक भन्नाट शुरुआत करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ हमको सीखने हैं। डी मॉर्गन्स बहुत शानदार मैथमेटिशियन हुआ करते थे। वैसे तो इनकी कहानी बहुत लंबी है, कहानी बहुत लंबी है। कितनी लंबी सुनाऊं तुम्हें कहानी, बात रहेगी वही पुरानी। ये भूत कथा है, ये भूत कथा है, जानी पहचानी फिर से जिंदा हो जाएंगे राजा रानी। डी मॉर्गन्स भारत देश में पैदा हुए थे। मदुरई में इनका जन्म हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। बहुत शानदार मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियन थे। अंग्रेज जब चले गए उनसे पहले ही डी मॉर्गन्स जो है वो चले गए थे भारत से, और मैथ्स में काफी कंट्रीब्यूट किया इन्होंने। सेट्स में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूशन है। हम डी मॉर्गन्स लॉ का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लॉजिक मैथ्स में इनका बहुत इंटरेस्ट था। लंबी बहुत कहानी है, लेकिन कैसे सुनाओ इतनी लंबी कहानी। बहुत छोटी सी कहानी के रूप में मैंने तुमको बताया कि भारत में थे, भारत में पैदा हुए थे, लॉजिशियन बहुत शानदार थे, सेट्स में बहुत कंट्रीब्यूशन था, मजेदार किस्म के आदमी हुआ करते थे, मस्त अंकल थे एकदम। शुरुआत करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के साथ। 2 लॉ डी मॉर्गन ने दिए थे। डी मॉर्गन ने जो पहला लॉ दिया था उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और जो दूसरा लॉ उन्होंने दिया था वो है लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दूसरा जो लॉ दिया था वो दिया था लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में आपको सिखाऊंगा वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना। आयलर भैया, वेन भैया ने जो इतना मस्त डायग्राम सेट्स को बनाने के लिए प्रयोग में लाया था, उसका हम बखूबी इस्तेमाल करेंगे। सो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या था। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या था, पहले लॉ को समझते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्यों ये लॉ सही है, क्यों वैलिड है ये। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में डी मॉर्गन्स अंकल ने बोला कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको करना है। ए यूनियन बी, इस पूरे सेट का अगर अपने को कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए और बी का भी कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। अगर इस कंप्लीट सेट का, इस कंपाउंड सेट का कॉम्प्लीमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट ट्रांसफर हो जाएगा इंडिविजुअली ए पे भी बी पे भी। लेकिन जो ए और बी के बीच में ये जो यूनियन है ये बदल जाएगा इंटरसेक्शन में। ये जो यूनियन है ये बदल जाएगा इंटरसेक्शन में। डी मॉर्गन अंकल ने कहा था कि ये पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर है, इस कॉम्प्लीमेंट को इंडिविजुअली ट्रांसफर कर सकते हो, मगर इस यूनियन को अपन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ी महंगी बात है, समझनी पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे अपन, अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे अपन, तो क्या होगा जरा सोच के बताओ। मुझे मालूम है तुम सोच पा रहे हो, बताइए क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अपने दिल से पूछिए कि इंटरसेक्शन बदल के क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन बदल के क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो दो बातें बताई इनको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इनको? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। याद होने चाहिए, एकदम कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग में हम इनको इस्तेमाल में लाएंगे। क्वेश्चंस में सीधा इनका प्रयोग कर सकते हो, याद एकदम होने चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे सवाल आप पूछेंगे कि जी इनका प्रूफ बताइए, आप इनका प्रूफ क्या है। आइए ले चलते हैं तुमको नगरी में,
नई नगरी में, मैथ्स की नगरी में जहां प्रूफ सिखाए जाते हैं, प्रूफ समझ लेते हैं। मैं आपको क्या करूंगा, इस वाले का प्रूफ बताऊंगा, बिल्कुल उसी प्रकार से नीचे वाले का प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाऊंगा, सेकंड का प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है ना। और ये तो इतना सिंपल प्रूफ है कि अगर कालीन भैया को समझाएं तो उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और आप तो मतलब एकदम शानदार बच्चे हो, आपको तो समझ में आना ही आना है। ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम चाहते हैं प्रूफ करना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस वाले सेट को वेन डायग्राम में बनाना चाहता हूं और इस वाले सेट को भी वेन डायग्राम में बनाना चाहता हूं। अगर दो वेन डायग्राम मेरे सेम आ गए तो मैं बोलूंगा कि ये वाले जो मेरे सेट हैं, ये वाले सेट बिल्कुल सेट हैं, सेम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखिए, इस वाले सेट का वेन डायग्राम बनाते हैं। इस वाले सेट का अभी वेन डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये जो सेट है इसको वेन डायग्राम में बनाऊंगा, ये वाले सेट को भी वेन डायग्राम में बनाने वाला हूं। दोनों सेट को वेन डायग्राम में बनाएंगे अपन। बात समझ में आ रही है? तो पहले वाला जो सेट है उसको पहले वेन डायग्राम में बनाते हैं। ए बना लिया, बी बना लिया, इधर नहीं देखने का, खोपड़िया इधर फोकस कीजिए, ठीक है ना। इधर देखिए, ये वाला जो सेट है ये है ए, ये है बी, ठीक है ना, ए बी, राइट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के जो बचता है, ए यूनियन बी की बाउंड्री कौन सी है? ये जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ये बाउंड्री के अंदर का जो माल है, इस बाउंड्री के जो अंदर का जो माल है वो है ए यूनियन बी। इसके जो बाहर का माल होगा वो होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए डॉट से मैंने बनाया है, आप ध्यान से देखिए, डॉट से मैंने बनाया है। ये जो डॉट वाला जो रीजन है, आप इस रीजन को ध्यान से देखिए, डॉट वाले रीजन को ध्यान से देखिए आप। ये जो डॉट वाला रीजन है, अरे भाई आंखें गड़ाइए भाई, ये जो डॉट वाला रीजन है ये है अपना मिर्जापुर, ये अपना मिर्जापुर है, ये चाहिए अपने को। ये जो रीजन है ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है एकदम? अब अपन देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है। दिल थाम लीजिए और मेरे साथ बनाइए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ठीक है ना। मुझे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। भाई लेंगे इंटरसेक्शन, पहले ए कॉम्प्लीमेंट समझते हैं क्या है। ए को छोड़ करके ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट, जौनपुर का इलाका, ये जौनपुर है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ रही है? ए कॉम्प्लीमेंट जौनपुर का इलाका है ये। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़िए आप, ये बी है, बी को छोड़ के जो इलाका है, इलाका कुत्तों का होता है, शेर का तो पूरा जंगल होता है, चलिए जंगल की बात कर लेते हैं। बी जो है, बी को हटा के जो बचता है, ये बचता है बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो एरिया है, अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है बी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा एरिया है? बी कॉम्प्लीमेंट, दत्ता त्यागी का एरिया, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का, तो दोनों का कॉमन एरिया लेना पड़ेगा। दोनों का कॉमन एरिया लेना पड़ेगा, मतलब ब्लैक लाइन जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट वाले एरिया को डिनोट करती हैं, रेड लाइन यहां पे देखिए बी कॉम्प्लीमेंट वाले एरिया को डिनोट करती हैं। आप मुझे वो एरिया बताएं जो ब्लैक और रेड लाइन दोनों जहां पे मौजूद हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। वो वाला जो एरिया है, वो ये वाला है जहां पे मैं डॉट बना रहा हूं, जहां पे दोनों लाइन हैं, उस एरिया को
अरे फिर से मैं बोल रहा हूं, मेरी तरफ नहीं, यहां देखिए, ये जो डॉट जो है, ये जो डॉट मैं बना रहा हूं, ये जो डॉट मैं बना रहा हूं, डॉट वाले एरिया को देखिए आप, ये है अपना मिर्जापुर। ये चाहिए अपने को। ब्लैक वाली लाइन और रेड वाली जो लाइन है, ब्लैक वाली लाइन और रेड वाली लाइन जहां जहां मैंने डॉट बनाए हैं वहां वहां मौजूद हैं। अब देखिए ये वाला डॉट और ये वाला डॉट सेम है कि नहीं है। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। आपके सामने दो डायग्राम है। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जहां जिस एरिया में डॉट बने हुए हैं, बिल्कुल उसी एरिया में यहां पे भी डॉट बने हुए हैं। हम ये सीख चुके हैं कि ये वाला जो एरिया है ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, और ये वाला जो एरिया है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर दो सेट ने जो एरिया, जो रीजन बनाया है वो सेम है, तो दो सेट को सेम होना ही होना पड़ेगा। दो सेट को सेम बराबर होना ही होना पड़ेगा। वेन डायग्राम में अगर दो सेट का रीजन सेम है, दोनों सेट को बराबर होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने प्रूव कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। इसी प्रकार से वेन डायग्राम बनाइए। आप खुद कॉपी पेन उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाइए, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाइए, और देखिए दोनों मिर्जापुर बराबर हैं क्या, दोनों एरियाज बराबर हैं क्या। और अगर बराबर आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने क्या ये कर लिया है, और क्या आपका बराबर आया है। क्या हमारे जो डी मॉर्गन्स भैया हैं, क्या वो सच बोल रहे थे क्या कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। सबके कमेंट में पढ़ूंगा, आप बताना कि आपने क्या ये प्रूव कर लिया है। चलते हैं आगे। ये हमारा था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आई होप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट एकदम क्लियर होगा। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ये बोलता है कि ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट जब आगे चलता है, इंडिविजुअली जब वो उतरता है सारे सेट के ऊपर, तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाते हैं, और इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाते हैं। देख लीजिए इस लॉ को, घूर घूर के एकदम आंखें फाड़ के इसको देख लीजिए। ये हमारा है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्या था? लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन समझते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। 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 लॉ क्या है समझाता हूं, समझिएगा। देखिए, डी मॉर्गन्स ने कहा एक दिन रात के समय, काली अंधेरी भूतिया रात, मैथ्स की वो काली जादुई मायावी रात, बैठा था डी मॉर्गन्स काली रात में, काले आसमान के नीचे, काले बेंच पे, काली कलम के साथ, और उसने सोचा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं, देखते हैं किसके बराबर आएगा। मुझे एक बात बताएं कि 3 इंटू 2 प्लस 4 ये एक्सप्रेशन लिखी हो, आपसे कोई कहे कि ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे आप? हम तो ऐसे करेंगे भाई, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 कर दिया ना ब्रैकेट ऐसे ओपन। ये जो 3 है ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया और 4 से भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। और बीच में प्लस रहा,
मैथ्स में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आपने ये जो 3 है, इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 पे भी और 4 पे भी, है ना। 3 को 2 पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 4 पे भी कर दिया। उस काली रात को डी मॉर्गन्स इसके बारे में सोच रहा था और उसने ये सोचा, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो यहां लगा है, क्या इसको सेट्स में भी लगा सकते हैं क्या? काली अंधेरी रात, डी मॉर्गन सोच रहा है कि ये जो मल्टीप्लाई यहां दो के साथ जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या यही हरकत ये वाला सेट भी कर सकता है क्या? तो डी मॉर्गन्स ने प्रूव करके देखा, उसको जो अंदेशा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ कि ये जो यूनियन है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप बी के ऊपर। इस यूनियन को बी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसको सी पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही साबित हुआ। ये जो यूनियन है इसको बी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए यूनियन बी बन गया और ए यूनियन सी बन गया यहां पे, और बीच में रहा इंटरसेक्शन। ध्यान से देखिए, डी मॉर्गन ने कहा कि अगर बाहर यूनियन हो तो ये यूनियन बी और सी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये जो ए यूनियन है इसको बी के साथ भी रख सकते हो, ए यूनियन बी बन गया, सी के साथ भी रख सकते हो, ए यूनियन सी बन गया। बीच का निशान कॉमन रहेगा, यूं का यूं यहां पे सेम रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा। यहां पे देखिए बीच का निशान देखिए यहां पे सेम है, बीच का निशान देखिए सेम है, यहां प्लस है यहां प्लस है। मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई का निशान कूद गया 4 के पास भी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, इसमें आप देखिए ए यूनियन बी के बगल में भी चला गया, ए यूनियन सी के बगल में भी चला गया और बीच में रहा इंटरसेक्शन। और डी मॉर्गन्स ने कहा कि यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर से कुदाया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। उसने इस प्रॉपर्टी को कहा कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, है ना। उसने कहा कि यूनियन जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ऊपर से वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। बात समझ में आ रही है आपको? उसी प्रकार से डी मॉर्गन ने यह भी कहा कि इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर यूनियन। यहां पे देखिए मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बताएं क्या होगा, आप सोचें, आप बताएं क्या होगा, आप बता देंगे मुझे मालूम है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के बगल में जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी के बगल में जाएगा। ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी के बगल में गया, ए इंटरसेक्शन सी के बगल में गया, यहां पे ए इंटरसेक्शन सी के बगल में गया, बीच का निशान यूनियन है, ठीक है ना। ये जो इंटरसेक्शन है बी के साथ भी गया और सी के साथ भी गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी के ऊपर, मतलब यूनियन के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बोलेंगे इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये डी मॉर्गन ने समझाए अपने लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में, ठीक है ना। इसको अगर आप डायग्रामेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो इसका भी वेन डायग्राम बना सकते हैं, इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं। मैंने बना के देखा हुआ है, आप उस बात को मान लीजिए कि जब इस सेट का हम वेन डायग्राम बनाएंगे और इस सेट का जब वेन डायग्राम बनाएंगे डिट्टो दोनों सेम आएंगे, तो बोल सकते हैं बात बिल्कुल सही है, एकदम डी मॉर्गन अंकल ने सही बोला था। उसी प्रकार से अगर हम ये वाले सेट का वेन डायग्राम बनाएंगे और ये वाले सेट का भी वेन डायग्राम बनाएंगे, दोनों वेन डायग्राम सेम आते हैं, तो यहां से बोला जा सकता है कि ये दोनों सेट बिल्कुल सेम हैं। तो डी मॉर्गन्स के दो बहुत ही बेहतरीन लॉज, बहुत ही शानदार लॉज, आई होप आपको एकदम क्लियर होंगे। पहला जो लॉ था वो था लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, पहला लॉ जो था वो था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन।
लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट आई होप एकदम क्लियर है, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन एकदम क्लियर है। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में क्या किया गया है कि यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्लियर है एकदम। ये थे हमारे डी मॉर्गन्स के दो लॉ। मूव करते हैं आगे, कहानी बढ़ाते हैं आगे। कितनी लंबी कहूं कहानी, बात रहेगी वही पुरानी। कितनी लंबी कहूं कहानी, बात रहेगी वही पुरानी। ये भूत कथा है जानी पहचानी, फिर जिंदा हो जाएंगे राजा रानी। शुरुआत करते हैं एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स की। सेट्स को ऐड कैसे किया जाता है कल हमने सीख लिया था यूनियन ऑफ सेट्स में। अब जब ऐड करते हैं सेट्स को तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनते हैं ऐड होने के बाद, ये हमको सीखना है एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स में। हमको ये देखना है कि जब दो सेट्स को ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एडिशन के बाद हमको कितने मिलते हैं। ठीक है ना, डिटेल में समझिए, डिटेल में समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट ए है। सेट ए में कौन कौन है? बबलू भैया, बबलू भैया, गोलू और दत्ता त्यागी। ठीक है ना, बबलू भैया गोलू तुम जानते होगे ना, गोलू बबलू भैया। ये हमारा सेट ए है। सेट बी में कौन है? सेट बी में है गुड्डू भैया, स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी को लिखा मुन्ना भैया की भी याद आई होगी। गुड्डू, स्वीटी, दत्ता, दत्ता त्यागी। चीज ही अलग थी भाई ये तो। अब मुझे बताएं, अगर ए यूनियन बी कर दूं, अब मुझे बताएं ए यूनियन बी कर दूं, अरे जल्दी बताइए, ए यूनियन बी कर दें तो क्या आएगा? बबलू आएगा, अरे सॉरी बबलू भैया आएंगे, गुड्डू भैया आएंगे, गोलू, अब मैं करूंगी मिर्जापुर पे राज, गोलू ने ऐसे चलाई ना बंदूक, गोलू। उसके बाद स्वीटी, स्वीटी। अच्छा दत्ता जो है वो कॉमन है, एक बार लिखे जाएंगे, रिपीट नहीं कर सकते भैया। दत्ता हो चाहे कोई हो, यूनियन में भाई रिपीट नहीं करेगा, भाई का अपना स्टाइल है, नहीं करेगा रिपीट। ए यूनियन बी क्या हुआ? बबलू, गुड्डू, गोलू, स्वीटी और दत्ता। इंटरेस्टिंग बात समझने का प्रयास कीजिए कि ए में हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं? 3 और 3 6 नहीं 5। 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। ये जो कॉमन एलिमेंट है ये 2 बार काउंट नहीं करना, ये जो कॉमन एलिमेंट है ये 2 बार काउंट नहीं करना। मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट एक है। ठीक है ना, आप यहां से देखो ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर नहीं होता इन जनरल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 हुए, 3 + 3 6 होना चाहिए ए यूनियन बी को। लेकिन देखिए यहां पे कॉमन एलिमेंट जो है हमने एक बार काउंट किया है, इस वजह से एन ए यूनियन बी में मात्र 5 एलिमेंट हैं, इसमें 3 और इसमें 3 है 6। तो 5 को अगर राइट साइड के बराबर लाना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट अपने को चाहिए तो एन ए प्लस एन बी करके माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करोगे तब जाके करेक्ट आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो सीधी सी बात है, ये हमको मिली है थ्योरम जिसको हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। क्या बोलते हैं? एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। सेट के साथ सेटिंग करनी है तो कॉन्सेप्ट सारे सीखने पड़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है भाई। एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये बात अपने को समझनी है। इसी थ्योरम को बोलते हैं, इसी थ्योरम को बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। और मैं आपको थोड़ा वेन डायग्राम के माध्यम से ही बता देता हूं, वेन डायग्राम के माध्यम से भी देख लीजिए।
ये है एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में है ए, इसके अंदर एक और सेट है बी, ठीक है ना। अब देखिए इस पूरी बाउंड्री के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ये अपना सवाल है। इस पूरी बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री है ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी की जो बाउंड्री है एन ए यूनियन बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एन ए कर दो पहले तो, ये हो गया एन ए, ठीक है ना। इसके अंदर कर दिया एन ए प्लस, प्लस क्या करना है, प्लस करना है अब ये वाले एलिमेंट, और ये वाले एलिमेंट कितने हैं, ये वाले एलिमेंट हैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अरे बात समझ में आ रही है, बी कंप्लीट में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तो ये एलिमेंट कितने हैं, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बात सीधी सीधी है, समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स, ठीक है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जब सीखते हैं तब वहां पे ये थ्योरम काफी इस्तेमाल में ली जाती है, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इस प्रिंसिपल को इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। सो एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स बोले, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोले, बात एक ही है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और यही थ्योरम अगर 3 सेट्स में लगानी हो, यही थ्योरम अगर 3 सेट्स में लगानी हो तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमको मिलता है एन ए प्लस एन बी, याद रखना है आपको, प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3 सेट में अगर ये थ्योरम लगानी है तो आपके सामने थ्योरम लिखी है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इस थ्योरम को भी वेन डायग्राम से समझा जा सकता है। लेफ्ट वाले का वेन डायग्राम बनाते हैं, राइट वाले का वेन डायग्राम बनाते हैं तो सेम आता है। आप लोग तो थ्योरम आपके पास है, क्वेश्चन सॉल्विंग में डायरेक्ट इसको एंजॉय कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट है एकदम। सो एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स आई होप एकदम क्लियर होगी, ठीक है ना। अब देखिए एक और छोटी सी बात समझते हैं। यहां पे हमने अभी देखा कि अगर 2 सेट्स कुछ यूं हो, ए और बी, इनका कुछ इंटरसेक्शन यहां पे देखिए देखने को मिल रहा है अपने को, तो सीधी बात है एन ए यूनियन बी हो जाएगी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि ए और बी सेट में कुछ कॉमन हो ही ना, ठीक है ना, ए और बी सेट में कुछ कॉमन हो ही ना, अगर ऐसी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ए और बी के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, ए और बी के बीच में कॉमन नहीं है मतलब उनका इंटरसेक्शन जो है वो है नहीं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन इज 0, तो यहां पे देखिए ए और बी का जो यूनियन होगा, एन ए यूनियन बी जो है वो सीधा होगा एन ए प्लस एन बी के बराबर, वो सीधा होगा एन ए प्लस एन बी के बराबर। In this particular case, when intersection of 2 sets is a null set, in that case NA union B will be equal to NA plus NB। क्यों होगा? क्योंकि जब इनका इंटरसेक्शन ही नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन जो हैं वो 0 हो जाएंगे। जैसे ये 0 हुआ तो NA यूनियन B जो है वो NA प्लस NB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, वो 2 सेट या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन एक नल सेट है उनको डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। इनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन एक नल सेट हो।
तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज ए नल सेट, ठीक है ना। इस केस में ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक नल सेट है, तो अपन ए और बी को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। यहां पे ए एंड बी को बोला जाएगा दे आर डिसजॉइंट सेट्स। आई होप आपको डिसजॉइंट सेट्स एकदम क्लियर होगा। और डिसजॉइंट सेट्स का जो एडिशन थ्योरम है वो सिंपल है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। करेक्ट एकदम। चलिए एडिशन थ्योरम ऑन सेट एकदम क्लियर है। दो सेट का एडिशन करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तीन सेट का एडिशन करना है तो हमारे पास थ्योरम है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर एकदम। लास्ट में प्लस है एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो यहां पे अपनी जो सेट्स की थ्योरी है वो समाप्त होती है, ठीक है। तो अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल 10 लाख रुपए के लिए। कीजिए जरा कंप्यूटर जी, दिखाइए जरा सवाल अपने दर्शकों को। अमंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 50 प्लेड क्रिकेट, 50 प्लेड हॉकी एंड 40 प्लेड वॉलीबॉल। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं इसने बताना जरूरी नहीं समझा, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स हैं 50 क्रिकेट खेलते हैं, 50 हॉकी खेलते हैं और 40 वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं। भाई देखिए, मैथ्स की माया को समझना है तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे डायग्राम बना दिया। सेट्स में वर्ड प्रॉब्लम्स की माया को समझना है तो वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम बना लिया मैंने। 50 क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं 50 लोग, 50 हॉकी खेलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग क्रिकेट दे आर 50। हॉकी खेला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हॉकी खेलने वाले दे आर 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेलने वाले दे आर 40। ओके। और इसने लिखा कि जो 15 जो है ना 15 स्टूडेंट्स दे प्लेड बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट एंड ऑल्सो हॉकी, ठीक है ना। दोनों खेलने वाले कितने हैं, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, वो है 15, ठीक है। 20 हॉकी और वॉलीबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल कितने हैं 20। 15 क्रिकेट एंड वॉली, क्रिकेट एंड वॉली कितने हुए 15, करेक्ट है। एंड 10 प्लेड ऑल 3, तीनों क्रिकेट भी हॉकी भी वॉलीबॉल भी, ऐसे बच्चे 10 हैं, ठीक है ना। इफ एवरी स्टूडेंट प्लेड एटलीस्ट 1 गेम, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने गेम ना खेला हो, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने बच्चे एक तो ये बताइए। एंड हाउ मेनी प्लेड ओनली क्रिकेट ओनली हॉकी एंड ओनली वॉलीबॉल, ये भी बताइए, ठीक है। तो देखिए ये यहां पूरा डायग्राम बना रहा हूं। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, यहां हॉकी खेलने वाले हैं और यहां देखिए आप ये हैं वॉली खेलने वाले बच्चे, ठीक है ना। अब आप ये समझिए कि ये वाले बच्चों के बारे में सोचिए आप, ये वो हैं जो तीनों खेलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो तीनों खेलने वाले जो बच्चे हैं वो हमारे पास यहां पे लिखा हुआ 10 है, ठीक है ना। और हमको बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्रिकेट हॉकी और वॉलीबॉल खेलने वाले ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो ये वाले हैं, ध्यान से देखिए ये वाला जो पार्ट है ये टोटल स्टूडेंट्स है। मतलब सीधी सी बात है, तीनों का यूनियन कर दो आप, टोटल स्टूडेंट्स निकल के आ जाएगा। तो तीनों का जब यूनियन करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन सी यूनियन वी, हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल खेलने वाले सारे बच्चों को जोड़ दिया जाए तो टोटल स्टूडेंट्स निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। पूछा यहां पे क्या है, यहां पे सबसे पहला सवाल ये पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए आप। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू एन एच यूनियन सी यूनियन वी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू एन एच, फॉर्मूला लिख देता हूं सबसे पहले, एन एच प्लस एन सी प्लस एन वी माइनस एन एच इंटरसेक्शन सी माइनस एन एच इंटरसेक्शन वी माइनस एन एच एन वी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एच इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन वी, ठीक है।
ठीक है, अब इनकी वैल्यू फिट कर देता हूं मैं। NH कितना है 50, NC कितना है, NC इज 50, NV कितना है, NV इज 40, NH इंटरसेक्शन C यहां पे 15, H इंटरसेक्शन V कितना है, कितना है 20, V इंटरसेक्शन C कितना है 15 प्लस HCV का इंटरसेक्शन कितना है 10 है। आंसर कितना आ जाएगा 140 और यहां देखिए कितना हुआ 30 और 20 हुआ 50 हुआ। 140 माइनस 50 इज 90 प्लस 10 100 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100 स्टूडेंट्स हैं। दूसरा सवाल पूछा है वो बच्चे बताइए जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हो, सिर्फ हॉकी खेलते हो और सिर्फ वॉलीबॉल खेलते हो। अभी बता देते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ हॉकी खेलते हैं और सिर्फ वॉलीबॉल खेलते हैं, वो बता देते हैं अभी आपको। यहां देखिए क्रिकेट खेलने वाले जो बच्चे हैं वो 50 हैं। इधर देखिए आप, क्रिकेट खेलने वाले कितने 50। अब दोनों मतलब क्रिकेट के साथ वॉली खेलने वाले, ये क्रिकेट के साथ वॉली खेलने वाले बच्चे हैं। और यहां पे देखिए ये जो स्टूडेंट हैं, इसके अंदर जो ये वाले जो स्टूडेंट हैं ये क्रिकेट के साथ हॉकी खेलने वाले हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं टोटल, ये बताइए कितने हुए जो क्रिकेट के साथ हॉकी दूसरा गेम खेलते हैं। ठीक है ना, क्रिकेट के साथ हॉकी 15, क्रिकेट के साथ वॉली 15, ठीक है ना। ये 30 स्टूडेंट हुए टोटल। कितने हुए 30। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो रीजन है ये इसके अंदर भी काउंट कर लिया, इसके अंदर भी काउंट कर लिया, इसको एक बार ही काउंट करना पड़ेगा अपने को, है ना। जब अपन ने 15 प्लस 15 30 किया तो उसमें ये जो 10 बच्चे हैं, ये जो 10 बच्चे हैं, कौन से 10 बच्चे हैं, हाँ ये वाले जो 10 बच्चे हैं, ये अपन ने ये वाले जो 10 बच्चे हैं, यहां पे देखिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं अपन। ये वाला यहां पे 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो पूरे स्टूडेंट्स हैं C और H के, ये हैं 15, तो यहां बचे सिर्फ 5, ठीक है। और यहां पे C और V के कितने बच्चे हैं 15, 10 तीनों के खेलते हैं, तो यहां सिर्फ 5 बचे। तो आप ओनली क्रिकेट वाले अगर निकालोगे तो पहले ये देखिए दूसरा गेम खेलने वाले कितने हैं। 5 प्लस 5 10, 10 और 10 कितना हुआ 20। टोटल क्रिकेट खेलने वाले 50 हैं, 50 में से 20 दूसरा गेम भी खेलते हैं, है ना। 50 में से 5 5 10 और 10 20 दूसरा गेम भी खेलते हैं। तो ओनली क्रिकेट वाले जो स्टूडेंट हैं, ओनली क्रिकेट वाले वो 30 बचे। कितने बचे 30 बचे। तो यहां पे लिख देता हूं ओनली क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आगे, स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट इज इक्वल टू 50 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10 दैट इज 30। बात समझ में आ रही है। अब सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने हैं, सिर्फ हॉकी खेलने वाले देख लेते हैं। देखो जरा डायग्राम वापस बना लेता हूं, डायग्राम वापस बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी। C H एंड V, ओनली हॉकी खेलने वाले भी इजीली निकल जाएगा। यहां पे देखिए यहां 10 है, ठीक है, तीनों खेलने वाले 10 हैं। और क्रिकेट और हॉकी, है ना, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने हैं 15। तो 5 इस वाले रीजन में बचे, क्योंकि 5 और 10 15 हो गया, है ना। हॉकी और वॉली वाले देख लेते कितने हैं। हॉकी और वॉली वाले 20 हैं, 20 में से 10 यहां, तो इस रीजन के 10 हो गए। तो अब देखिए दूसरा गेम, हॉकी के साथ दूसरा गेम खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं 10 प्लस 10 20 और 5 कितना हो गया 25। तो ओनली हॉकी वाले, देखो यहीं लिख देता हूं मैं, ओनली हॉकी वाले हो गए, हॉकी वाले टोटल कितने थे 50 थे। 50 माइनस कितना 10 10 20 और माइनस 5 25, तो 25 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ठीक है ना। और देखो क्रिकेट और वॉली दोनों खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट और वॉली खेलने वाले 15 है ना। और 10 तीनों खेलते हैं, तो सिर्फ 5 बचे तीनों के अलावा, जो सिर्फ 2 खेलते हैं क्रिकेट और वॉली। तो ओनली वॉली वाले बचे 40 जो है टोटल वॉली खेलते हैं। उनमें से ये देखिए 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे गेम में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिर्फ 15 ऐसे हैं जो सिर्फ वॉली खेलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो वेन डायग्राम से चीजों का इंटरप्रिटेशन बड़ा इजी हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें जनरली एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स का भी प्रयोग किया जाता है, और
यहाँ पे सेट्स की अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आपको वेन डायग्राम की जो अंडरस्टैंडिंग है अगर वो एकदम अच्छी है तो इस प्रकार के सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है। मूव करते हैं अगले सवाल पे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। पहले आप सवाल अच्छे से देख लें, पढ़ लें इसको। यहां लिखा हुआ है कि ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, ठीक है ना। तो बताएं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन ए माइनस सी क्या होगा। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन ए माइनस सी क्या होगा। ठीक है, तो बना लेते हैं वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन करना इजी रहता है। इस प्रकार के जो सेट में स्टेटमेंट्स लिखी हो ऐसे सवाल करना वेन डायग्राम बना के अक्सर मैंने देखा है इजी रहता है, क्योंकि देखो विजुअली चीजें करना काफी इजी रहता है। डायग्राम बना के अगर अपन सोल्व करेंगे सेट के सवाल को तो बड़ा अच्छा रहेगा। सी का सबसेट है बी, मान लो ये सी है, इसका सबसेट इसने कहा बी है, इसके अंदर है। सबसेट का मतलब क्या होता है, उस सेट के अंदर है वो, उसका सब पार्ट है वो। और बी का सबसेट है ए, ऐसी कुछ डायग्राम यहां बनाया हुआ है। सी का सबसेट बी, बी इसके अंदर, बी का सबसेट ए, तो ए इसके अंदर होगा। वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। ए बी और सी की कुछ ऐसी सिचुएशन है। करेक्ट है। अब कहा कि ए माइनस बी बताएं क्या है। ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी क्या है, ए में से आप बी हटा दें, ए में से क्या हटा दें बी, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। ए माइनस बी देखिए नल सेट, यहां पे नल सेट होगा। इस केस में ए माइनस बी क्या होगा, नल सेट। और मुझे बताएं बी में से आप सी हटा देंगे तो बी के तो सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, ये भी नल सेट हो गया। और ए माइनस सी क्या होगा, ए में से सी हटाने का मतलब क्या है, ए तो हट ही गया, तो ये भी नल सेट हो गया। और तीन नल सेट का जो यूनियन है वो भी एक नल सेट होता है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, नल सेट। आप देख सकते हैं अगर अपन वेन डायग्राम बना करके सवाल सोल्व करते हैं इजीली सवाल सोल्व हो जाते हैं। देखिए वेन डायग्राम बना के अगर आप सवाल सोल्व करेंगे तो कोई भी सवाल जो है मुश्किल नहीं रहता, ठीक है ना। कालीन भैया भी बहुत सारे सवाल जो सोल्व करते हैं वेन डायग्राम बनाते हैं, पूरी पिक्चर को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद देखिए फिर डिसीजन लेते हैं और राज करते हैं। उसी प्रकार से आप भी वेन डायग्राम बना के सवाल सोल्व कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है आपके सामने। सवाल आपके सामने है, एक्स एंड वाई दो सेट्स हैं, देन एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स क्या होगा। ये वाला लफड़ा किसके इक्वल होगा ये पूछा है, ठीक है ना। आइए इस लफड़े का वेन डायग्राम बना लेते हैं भाई। भन्नाट वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखिए यहां पे x एक सेट है, y एक सेट है, ठीक है ना। इस लफड़ेबाजी को एनालाइज करते हैं। यहां लिखा है x यूनियन y, x यूनियन y होगा ये वाला स्पेस, x यूनियन y ये वाला स्पेस होगा। इस स्पेस का इंटरसेक्शन लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिए x के साथ ले लेते हैं। x के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो इस वाले स्पेस का x के साथ कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन कॉमन है भाई, सीधी बात है। x को और x यूनियन y का कॉमन पार्ट देखोगे तो x ही कॉमन पार्ट आएगा। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई। यहां पे देखिए x यूनियन y क्या है, ये पूरा है, और x क्या है, ये है। इस पूरे में और x में कॉमन क्या है, यही तो कॉमन है, ये वाला पोर्शन क्या है, x। तो सीधी बात है x के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हमने इसका वेन डायग्राम बनाया, इसका वेन डायग्राम बनाते ही समझ में आ गया कि ये जो रीजन है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सेट किसके बराबर होगा, x सेट के बराबर होगा। क्लियर है। तो आज के सेशन में हमने सेट्स की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन सॉल्विंग भी की। लास्ट में एक आखिरी सवाल के साथ हम इस सेशन को खत्म करेंगे। आखिरी सवाल के साथ इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। स्क्रीन पे सवाल आपके सामने है और इसको हल्के में ना लें। इस सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है। आप देखिए, पहले सवाल को रीड कीजिए, आप अच्छे से देखिए, सवाल को रीड कीजिए। हम हैं, यही हैं, ढूंढना मत, सवाल कीजिए, सवाल पढ़िए। पहले सवाल क्या है, सपोज A1 A2 A30 आर 30 सेट्स, ये 30 सेट्स हैं और हर सेट में 5 एलिमेंट हैं। ये 30 सेट हैं और हर सेट में 5 एलिमेंट हैं।
उसी प्रकार से B1 B2 B3 Bn ये n सेट्स हैं। कितने सेट्स हैं? n सेट्स हैं। और हर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि यहां देखिए ये लिखा है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 एंड सो ऑन टिल A30। इन 30 सेट्स का यूनियन और इन n सेट्स का यूनियन, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये इन 30 का यूनियन लिखी हुई है, और ये वाली जो कहानी लिखी हुई है ये इन n सेट्स का यूनियन लिखी हुई है। और यहां पे सवाल में ये कहा गया है कि इन 30 सेट्स का जो इन 30 सेट्स का जो यूनियन है और इन n सेट्स का यूनियन बराबर है। यूनियन मतलब इन 30 सेट्स के सारे एलिमेंट्स ले लें और B वाले n सेट्स के सारे एलिमेंट ले लें तो सेम सेट बनेगा। यहां पे लिखा सेम S सेट बनेगा, ठीक है। और आगे ये भी कहा गया है कि S सेट का हर एलिमेंट, assume that each element of set S belongs to exactly 10 of AIs and 9 of BJs। भाई ढंग का सवाल है, ऐसा वैसा नहीं है सवाल, ढंग से करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बुद्धि लगेगी। कालीन भैया की तरह लगाइए बुद्धि, तब होगा सवाल। चंटू मंटू सवाल नहीं है ये, कुछ भी करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। एटीट्यूड वाला सवाल है, ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए सवाल तो रीड कर दिया मैंने आपके लिए, सवाल तो रीड कर दिया सारा का सारा। अपना फोकस रहता है प्रॉब्लम में पूछा क्या है। भाई का है एटीट्यूड। पूछा क्या है? n पूछा है। n बोले तो नंबर ऑफ बी सेट कितने हैं। पूछा क्या है? n पूछा है, नंबर ऑफ बी सेट कितने हैं, n निकाल देंगे। इस वाली स्टेटमेंट का प्रयोग करके n निकालूंगा। ये जो दो चीजें बराबर दी हैं इनको पहले एनालाइज करके यहां मैथमेटिकली इनको बराबर करूंगा और खट से आंसर निकलेगा, झट से आंसर निकलेगा एकदम। देखिए आप यहां पे कहा कि इनका यूनियन बराबर है। अगर दो सेट बराबर हो तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। तो इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये जो पूरी कहानी है, जो ये जो मसाला लिखा हुआ है पूरा, ये एक्चुअली क्या है? ये इन 30 सेट्स का यूनियन है। ये इन 30 सेट्स का यूनियन है, ठीक है ना। इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे और इस वाले यूनियन में जितने एलिमेंट्स होंगे बराबर होंगे, क्योंकि दो सेट बराबर तो उनका यूनियन भी बराबर होगा। पहली बात तो ये समझनी है, ठीक है। अब इनके यूनियन में एलिमेंट्स कितने होंगे ये समझते हैं। देखिए इसने कहा कि हर सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो 30 सेट में टोटल एलिमेंट होने चाहिए 5 × 30, लेकिन कुछ एलिमेंट कॉमन भी हैं, कुछ एलिमेंट कॉमन भी हैं। और यहां पे लिखा है कि हर एलिमेंट 10 सेट में मौजूद है। मतलब ये जो 150 एलिमेंट्स आप काउंट कर रहे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स 10-10 बार काउंट किए हैं। तो करेक्ट काउंटिंग के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट काउंटिंग के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात को पोज करके बुद्धि लगा के सोचें, कालीन भैया वाली बुद्धि, ठीक है। बराबर होगा। बी में कितने एलिमेंट होंगे? बी सेट्स में कितने एलिमेंट होंगे? टोटल n सेट हैं, n इंटू एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट n इंटू 3 होने चाहिए थे। एक सेट में 3 एलिमेंट, टोटल n सेट, टोटल एलिमेंट 3 इंटू n होने चाहिए थे, लेकिन रिपीट कर रहे हैं एलिमेंट, और एक एलिमेंट एग्जैक्टली 9 सेट में मौजूद है। तो करेक्ट करने के लिए डिवाइड बाय 9 कर दिया। तो ये करेक्शन के बाद आया एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस यूनियन एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस यूनियन। और ये बराबर इसने कहा कि दिए हुए हैं, 2 सेट बराबर हैं तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? यहां से देखिए आप n की वैल्यू निकालेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। n कितना निकल के आया? 45। बड़ा शानदार उत्तर आया है। स्माइल थोड़ी ढंग से करते हैं भाई, अच्छी है क्या? जोकर वाली स्माइल है। चलिए
तो मस्त सवाल है, जेई में आने की औकात रखता है ये सवाल। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरे सवाल का जो गेम था वो इस वाले स्टेटमेंट पे था। ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगाना और सोचना, सवाल समझ में आ जाएगा। आई होप सोल्यूशन एकदम क्लियर होगा। नहीं क्लियर है बार बार देखें, बार बार मेरी बातों को देखें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मैथ्स माया के इस माया जाल से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। मैथ्स माया के इस माया जाल से बाहर निकलने का वक्त नहीं, यस वक्त आ चुका है। फिर हाजिर हो जाएंगे आपके बीच। आज अलविदा लेना पड़ेगा, इस सफर को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। पढ़ते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। आज के लेक्चर में इतना ही। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।